सो पल्मोनरी कैपेसिटी से करते हैं। पल्मोनरी कैपेसिटी क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। So the first one is called inspiratory capacity. The first one is called inspiratory capacity. The total volume of air a person can be inspired after the normal expiration. यानी नॉर्मल जब एक्सपिरेशन हुआ, जब हम सांस को एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसके बाद कोई पर्सन कितना सांस अंदर ले रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज व्हाट द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। सो IC इक्वल टू TB प्लस IRB। TB हमें पता है कि ये 500 ml होता है, और IRB दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 2500, तो सम ऑफ इज 3000 ml। तो 3000 ml इज एन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब ही यही हुआ है कि कितना हमने वॉल्यूम को ले लिया है, तो दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो दिस इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, राइट। दूसरा चीज अगर हम बात करें कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल में सांस ले पा रहा हूं, अगर मैं नॉर्मल सांस लूं और उससे कहीं ज्यादा, जैसे मैंने नॉर्मल सांस ले लिया और फोर्सफुली मैं और भी सांस को इनहेल कर लूं, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं, जबरदस्ती अगर मैंने सांस ले लिया, तो उसी को जो है हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। सो EC इक्वल टू TB प्लस ERV। TB इज इक्वल टू 500 ml और ERV इज इक्वल टू 1000 ml। तो इसको हम काउंट करेंगे तो करीब 1500 ml के अराउंड होगा रेसिडुअल कैपेसिटी। सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में समझते हैं, विच इज कॉल्ड FRC। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन। आप नॉर्मल जब सांस को छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एयर हमारे लंग्स में रिमेन रहता है, और इसी की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम प्रॉपर सांस ले पाते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने डायफ्राम पढ़ा था, हमने देखा था, तो डायफ्राम इज मेड अप ऑफ रेडियल मसल, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम? So they have the two function of diaphragm. The first function is separate the thoracic cavity and abdomen cavity. First one, and it is a airtight junction. So they are important to prevent the air leakage. जो भी हमारे लंग्स में सांस आती है वो एयर को लीक नहीं करता है, एब्डोमेन के अंदर जाने नहीं देता है, जिसके वजह से हम एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कर पाते हैं। बाहर का कुछ अलग प्रेशर, अंदर का कुछ अलग प्रेशर, एंड दिस प्रेशर डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनटेक ऑफ एयर और एक्सेल ऑफ एयर। और आपने उस मैकेनिज्म में आपको पता ही होगा, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन, एंड दिस मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द नेगेटिव प्रेशर which is developed inside the lung. So the volume of air that remain in the lungs after the normal expiration, so FRC is what? So ERV plus RV। ERV हमें पता है कि 1000 ml होता है, RV is equal to 1100 ml, so total is 2200 ml। Vital capacity, the maximum volume of air a person can breathe, तो VC इक्वल टू ERV प्लस TB प्लस IRV, और यहाँ पे 21 होगा। ओके, सो दिस इज अ VC इक्वल टू ERB प्लस ERC प्लस TB प्लस IRV, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीब आपको 4000 ml के आसपास आएगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जबरदस्ती आप सांस को छोड़ दो,
ऐसे। तो ज़बरदस्ती सांस छोड़ने के बाद कितना हवा आप अंदर इनटेक कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज accommodated in the lungs at the end of forceful inspiration। यानी अगर आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लोगे, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लोगे, ठीक है, तो कितना हवा अंदर एकोमोडेट हो सकती है, कितना हवा अंदर आ सकती है, इसी को हम टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। एंड इट इंक्लूड द आरवी, ईआरवी, टीबी और आईआरवी। तो द लंग्स कैपेसिटी इज अ वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी हमने देखा था यही होता है, ठीक है, और ईआरवी और टीबी को मिला के वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो मतलब कि इसको काउंट करेंगे तो करीब 5100 ml होगा। तो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा फोकस रहिएगा, देखिएगा। तो अस्थमा हमेशा एक एलर्जिक बीमारी होती है, एक एलर्जी के से होता है अस्थमा। और अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे कि जो नॉर्मल एयरवेज है, नॉर्मल जो एयरवेज है वो पेटेंट है। पेटेंट का मतलब पूरा खुला हुआ है और बहुत ही आसानी से यहाँ से एयर बहुत ही आसानी से आ सकता है। बट अगर आप अस्थमेटिक एयरवेज देखेंगे और आज अगर आप मतलब कि अस्थमा के पेशेंट का जो आप एयरवेज देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत म्यूकस, कुछ कंस्ट्रिक्टेड, कुछ प्लग, कुछ सब्सटेंस, कुछ सिक्रीशन यहाँ पे है। तो इतना भरा है तो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, गैसेस एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और जब भी पेशेंट सांस लेगा तो एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड व्हीजिंग साउंड। तो ये सारा चीज़ एक्सपीरियंस से आप सीख पाएंगे कि इस नॉर्मल साउंड को और एक व्हीजिंग साउंड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस से आपको इसके बारे में मिलेगी। सो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज ड्यू टू द कंस्ट्रिक्टेड एयरवेज, दे कॉजिंग द व्हीजिंग साउंड इनसाइड द लंग्स, and it is due to the inflammation of bronchi and bronchioles। तो bronchi and bronchiole के वजह से ऐसा होता है। इसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। if the patient is complain difficulty in breathing and उसका मतलब कि बहुत लंबा लंबा सांस लेगा, राइट। सो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे फिर से देख पा रहे हैं कि दिस इज अ normal conditions, while the asthma they have a narrow or they are filled with the mucus and something. So severe wheezing, tightening in the chest and difficulty in breathing is a common symptoms, and a lot of symptoms are there, but इसको ठीक करने का उपाय है एक साल्बिटामोल देते हैं, यानी ब्रोंको डायलेटर देते हैं कि जो ब्रोंकस जो कंस्ट्रक्टेड है वो डायलेटेड हो जाए, खुल जाए और बहुत ही आसानी से हम सांस ले पाएँ। तो वी हैव लॉट ऑफ ड्रग्स, राइट, वी हैव अ लॉट ऑफ मेडिसिन फॉर दैट। तो पहले हमें कैटेगराइज करके फिर उसके अनुसार ट्रीटमेंट हम उस पेशेंट को देते हैं। फिर दूसरी बीमारी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है कि हमारा जो एल्वुलाई है, ये एल्वुलाई है, मान लीजिए नॉर्मल एल्वुलाई है, और कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है जो हमेशा सिगरेट एडिक्टेड है, उसे हमेशा सिगरेट पी रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसका एरिया रिड्यूस होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। क्योंकि कहते तो हैं सिगरेट के ऊपर फिल्टर होता है, बट वो फिल्टर होता नहीं है, सारे डस्ट पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स जैसे ही अंदर आएंगे तो दे डिपोजिटेड इनसाइड ओवर हियर, दे डिपोजिट डीप इनटू द लंग्स। मान लीजिए यहाँ पे ये डिपॉजिट हो गए, यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, तो क्या होगा, इसके पीछे आपको पता है कि इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होता है। तो यहाँ पे तो डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट है, तो गैसियस एक्सचेंज तो हो ही नहीं पाएगा इतने जगह में। तो गैसियस एक्सचेंज तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, बस गैसियस एक्सचेंज का जगह सिर्फ इतना है। तो इसमें क्या होता है कि ड्यू टू द डिक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीजेज, सरफेस डिक्रीज हो जा रहा है, इसके वजह से ऑक्सीजन की कमी हमारी बॉडी में हो सकती है। एंड द मोस्ट कॉमन कॉजेज इज सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग से ऐसा होता है।
तो क्वेश्चन आया, तो नेम द पल्मोनरी डिजीज विच द एल्वुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द गैसेज एक्सचेंज ड्रास्टिकली रिड्यूस। आपको देखिए हिंट ही नजर आ रहा है कि एल्वुलर सरफेस एरिया बिल्कुल रिड्यूस हो गया। तो अगर रिड्यूस टर्म आए तो सीधा आपका ध्यान आना चाहिए इट इज एम्फाइसीमा, नथिंग एल्स। सो एक और बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज और डिसऑर्डर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप वर्किंग है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे काम करते करते आपको कोई बीमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, और वो बीमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड हो, सो दैट्स कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ऐसे लोग जो कि स्टोन ग्राइंडिंग कंपनीज में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है कि जो हमारा एक नॉर्मल मैकेनिज्म है उसको कॉप अप नहीं कर पाता है। नॉर्मल मैकेनिज्म मैंने बहुत पहले आप सबको बताया था कि ट्रैकिया के अंदर बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, बट इतना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हो रहा है कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल कॉप अप ही नहीं कर पा रहा है, and this situation they cause a serious lungs damage or even the lung cancer. So this is occupational respiratory disorders. So erythrocyte is also very important topic. तो erythrocyte और RBC, right? erythrocyte और RBC के बारे में बात करेंगे कि how the RBC are formed, how the erythrocytes survive in a blood plasma, right? So the most abundant of all the cells in the blood, पूरे blood में सबसे ज़्यादा ये abundant होते हैं, सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि इनका अगर काउंट देखें तो मेल में करीब 5 to 5.5 बिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है और फीमेल में करीब इनका काउंट थोड़ा कम होता है, 4 to 4.5 बिलियन पर cubic millimeter, right? So there is a term is called erythropoiesis. So erythropoiesis is what? That is the formation of RBC. Formation of RBC is called erythropoiesis, and there is a red bone marrow. आखिर erythropoiesis बनते कहाँ हैं? तो all the erythropoiesis are formed, all the erythrocytes are formed inside the red bone marrow. हालांकि बोन मैरो के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो, बट रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो रेड बोन मैरो कहाँ होते हैं? लॉन्ग बोन में होते हैं, फीमर, टीबिया, स्टर्नम, इन सब में रेड बोन मैरो होते हैं और इन सब में आरबीसी का फॉर्मेशन बहुत ही इजी वे से हो सकता है। तो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, इसको बनाने के लिए एक बहुत ही प्रिमिटिव सेल्स होता है, and this primitive cell is called pluripotent stem cell. So pluripotent stem cell is a primitive cells, and this cell is important to formation of all the type of cells, चाहे वो WBC हो या RBC हो या platelet हो। तो this pluripotent cells आप देख पा रहे हैं इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, and they convert into the early normoblast cell and they have also a nucleus. This early normoblast cell is convert into the intermediate normoblast cell and they have also a nucleus, but यहाँ पे आप गौर करेंगे तो न्यूक्लियस अब पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, and this intermediate normoblast cell is converted into the late normoblast cell। और इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस बिल्कुल पेरिफेरी पे चिपक गया है, एंड अब क्या होगा कि जैसे लेट नॉर्मोब्लास्ट सेल से ये सारा का सारा बोन मैरो के अंदर ही हो रहा है, तो लेट नॉर्मोब्लास्ट सेल से जैसे ही न्यूक्लियस कहीं और जाएगा, दूसरे सेल स्टेज में जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलोसाइड स्टेज। तो रेटिकुलोसाइड स्टेज में कोई भी न्यूक्लियस आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था कि एट व्हाट स्टेज ऑफ द erythropoiesis, at what stage of formation of RBC the nucleus is completely disappeared. So the nucleus is completely disappear at the reticulocyte stage। आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे एक भी न्यूक्लियस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। The nucleus is totally outside of the cell,
while the late normoblast cell न्यूक्लियस यहाँ पे है, बट रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है. And this reticulocyte stage is further converted into the erythrocyte stage, जिसे हम RBC बोलते हैं. और आपको ये भी भली भांति पता है कि RBC के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है. So this reticulocyte stage, the nucleus is completely disappear. This is a very important, very important. So the shape of RBC is a biconcave shape, and the color is red because the hemoglobin is present. The hemoglobin is provided the proper color of the red. The red color is due to the hemoglobin. The hemoglobin is basically the two part. One is called heme part and other is called globin part. Heme part is called iron part and globin part is called proteinous part. The heme part is called iron part and globin part is called proteinous part. और इसका मलेरिया के अंदर हमने बहुत मैकेनिज्म देखेंगे. काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रॉक्स 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर. और ये भी क्वेश्चन आया है. अगर 12 to 16 ग्राम से हीमोग्लोबिन का काउंट कम है, लेट्स सपोज 10 है, 9 है, 8 है, तो 8 वाले कंडीशन में तो हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज कराने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ब्लड को चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी. और इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, तो हीमोग्लोबिन इज इम्पॉर्टेंट टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. और जितनी भी रेस्पिरेटरी गैसेस है, अभी हमने देखा भी था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैप्चर करता है. The hemoglobin is are important to the capture the oxygen or respiratory gas. Lifespan of RBC is approx 120 days, and and they are destroyed inside the spleen, and this is called graveyard of RBC. तो RBC को हम graveyard of RBC बोलते हैं because the totally all the RBC are destroyed inside the spleen. So this is some important topic for the NEET exam, और इसको बार बार आप देखें ताकि आपको रिवाइज ना करना पड़े. और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अगर देखेंगे तो वाकई आप बेहतर कर पाएंगे. इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप बेहतर कर पाएँ. थैंक यू सो मच.